Just because they have landed their boats on Greenland 500 years ago does not mean that they own it. ये धमकी है डोनाल्ड ट्रंप की डेनमार्क को। डेनमार्क ग्रीनलैंड के बीच में क्या हिस्टोरिकल रिलेशन है और प्रेजेंट कंट्रोवर्सी का रूट क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस टेरिटरी है आर्कटिक रीजन में, जिसका कंट्रोल नॉर्वे एंड डेनमार्क के पास पिछले 1000 साल में रहा है। 1933 के अराउंड नॉर्वे ने अपना कंप्लीट क्लेम गिव अप कर दिया और कंप्लीट डैनिश सॉवरेनिटी ग्रीनलैंड पे एक्सेप्ट कर ली। 1953 के अराउंड डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को कंप्लीटली इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने कंट्री में। 1979 में डेनमार्क ने एक लोकल गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया ग्रीनलैंड में, which deals with local matters, but Greenland remained effectively under government of Denmark. Further, ग्रीनलैंड को एक ओवरसीज टेरिटरी का दर्जा भी दे दिया यूरोपियन यूनियन ने। 1951 में डेनमार्क ने एक मिलिट्री अग्रीमेंट साइन किया यूएस के साथ, जिसके तहत यूएस मिलिट्री पर्सनल को नेटो फ्रेमवर्क के तहत ग्रीनलैंड में प्रेजेंट रहने की इजाजत दी डेनमार्क ने। बदले में यूएस ने कंप्लीट डैनिश सॉवरेनिटी ग्रीनलैंड पर एक्सेप्ट की। At one point of time, US had 10,000 military personnel on Greenland. लेकिन कोल्ड वॉर के बाद यूएस की स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी लिस्ट में ग्रीनलैंड धीरे धीरे नीचे आने लगा और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 150 यूएस मिलिट्री पर्सनल ही प्रेजेंट थे ग्रीनलैंड। लेकिन बात पलटती है 2024 में, जब री इलेक्ट होकर डोनाल्ड ट्रंप वापस से यूएस प्रेसिडेंट बनते हैं और बोलते हैं कि लेट्स बाय ग्रीनलैंड, जिसके रिटेलिएशन में ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर और डेनमार्क के किंग बोलते हैं कि ग्रीनलैंड इज ओपन फॉर बिजनेस बट इट इज नॉट फॉर सेल। फिर बात बिगड़नी शुरू होती है 2025 में, जहां दो इंपॉर्टेंट विजिट्स होते हैं। पहला डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के द्वारा और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट वीडी वैंस के द्वारा ग्रीनलैंड पे। फिर नया साल आता है 2026। वेनेजुएलन अटैक के बाद 6 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने एक पॉसिबल मिलिट्री इन्वेजन ग्रीनलैंड का उसके रिगार्डिंग प्लान बनाने का ऑर्डर दे दिया। 9 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि आई डोंट नीड इंटरनेशनल लॉ, इफ आई हैव टू टेक ग्रीनलैंड हार्ड वे वी विल डू दैट। 12 जनवरी 2026 को एक रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ने एक एक्ट प्रपोज किया कांग्रेस में, जिसका नाम था ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट। और 14 जनवरी को ट्रंप ने एक ओपन लेटर लिखा नॉर्वे और अदर हेड्स ऑफ स्टेट्स को, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर नॉर्वे मुझे पीस प्राइज नहीं देना चाहता तो मेरे पास भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है पीस को मेंटेन करने का। अब मैं वही करूंगा जो यूएस के लिए अच्छा है, उसके लिए भले मुझे ग्रीनलैंड को अनेक्स करना पड़े तो मैं करूंगा। उनका कहना है कि अगर डेनमार्क ग्रीनलैंड को रशिया और चाइना से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, देन इट हैज नो राइट टू क्लेम सॉवरेनिटी ओवर इट। और फाइनली उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि वर्ल्ड को सिक्योर रखने के लिए यूएस का कंप्लीट कंट्रोल होना जरूरी है ग्रीनलैंड पे। 15 जनवरी को रिटेलिएट करते हुए डेनमार्क लेड एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई ग्रीनलैंड पे, जिसका नाम था ऑपरेशन आर्कटिक इंड्योरेंस, जहां पे अलग अलग नेटो फोर्सेस, चाहे वो जर्मनी के हो, फ्रांस के हो और यूके के हो, उन्होंने मिलिट्री पर्सनल ग्रीनलैंड में भेजे। क्यों? क्योंकि यूएस थ्रेटन कर रहा था ग्रीनलैंड को एनेक्स करने के लिए। 17 जनवरी को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेटन किया डेनमार्क को टू गेट आउट फ्रॉम ग्रीनलैंड, और उन्होंने ऑपरेशन आर्कटिक इंड्योरेंस में इन्वॉल्व सारे कंट्रीज पर 10% टैरिफ लगा दिया, जो इफेक्टिवली फोर्स में आएंगे 1 फरवरी 2026 को। डोनाल्ड ट्रंप ने फर्दर थ्रेटन करते हुए बोला कि ये टैरिफ 25% हो जाएंगे 1 जून 2026 में। जर्मनी, फ्रांस, यूके, नेदरलैंड्स जैसे अलग अलग इंपॉर्टेंट ईयू और नेटो कंट्रीज पर ये टैरिफ लगेंगे। तो इस ग्रीनलैंड क्राइसिस के कारण अलग अलग कंट्रीज पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले यूएस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। EU is eyeing on a retaliatory tariff on US। इसके कारण अलग अलग सेक्टर्स, चाहे वो फार्मा हो, मशीनरी हो, ट्रांस अटलांटिक बिजनेस और ट्रेड, इससे डिसरप्ट होगा। यूरोपियन यूनियन एंड नेटो की यूनिटी भी इंपैक्ट होगी। कैसे? यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्टिंग ग्रीनलैंड। हर कंट्री
यूएस की टैरिफ को झेलने की शक्ति नहीं रखती। यहाँ पे नेटो और ईयू कमजोर होते हुए हमें दिखेंगे। फिर चाइना पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? चाइना इसको एज अ ग्रीन लाइट इस्तेमाल करेगा और ताइवान पे एक पॉसिबल इन्वेजन हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। फिर रशिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? रशिया का फिलहाल सबसे बड़ा दुश्मन है नेटो, और वो धीरे धीरे अगर कमजोर होगा तो रशिया के इरादे मजबूत होंगे। तो हमें फ्यूचर में एक पॉसिबल इंटेंसिफाइड रशियन इन्वेजन देखने को मिल सकता है यूक्रेन में। फिर बात करते हैं कनाडा की। कनाडा नेटो का एक फाउंडिंग मेंबर है, तो उसे साइड पिक करना पड़ेगा। या तो वो यूएस के साइड है तो टैरिफ से बचेगा, अगर वो यूएस के साइड नहीं है, ईयू और नेटो के साइड है, तो उसे टैरिफ झेलना पड़ेगा। फिर बात करते हैं इंडिया की। इंडिया को थोड़ा फायदा होते हुए दिख रहा है इस ग्रीनलैंड क्राइसिस से। क्यों? क्योंकि ईयू वांट्स टू डाइवर्सिफाई इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द यूएस, और इंडियन मार्केट एक बेटर ऑप्शन बन के उभर रहा है फॉर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज।